हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट केमिस्ट्री विथ मेघा। और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अभी ये आयनाइजेशन एनर्जी में अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो किन फैक्टर्स पर अफेक्ट करती है। मतलब जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले जो आयनाइजेशन एनर्जी की मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड का हमें स्टडी करना है। दैट इज़ ये मैग्नीट्यूड का कैसा इफेक्ट होता है, वो कैरेक्टर बढ़ता है कि कम होता है। जो कैरेक्टर मैं अभी लिखने वाली हूँ वो बढ़ता है कम होता है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, इसे हमें आज देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ सुनिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो सबसे पहला हमें देखना है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे आयनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है। सेकंड हमें देखना है रिलेटिव रिएक्टिविटी। ये जो रिलेटिव रिएक्टिविटी मतलब आपको नाम से ध्यान में आया होगा कि रिलेटिव रिएक्टिविटी मतलब वो एग्जैक्टली एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा या उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने से या कम होने से, ये हमें देखना है। थर्डली हम देखने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। अभी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये देखने वाले हैं। उसके बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्थ टॉपिक आज के लेक्चर का हम देखेंगे एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो इसमें भी हम थोड़ा सा एसिडिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एसिड बेस की कितनी थ्योरीज आई है, ये सभी हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग जस्ट एक सेकेंड में रिवाइज कर लो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको ये भी बताया था कि एनर्जी देना पड़ता है, दैट इज दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, अभी इसमें सबसे पहला हमारा काम है कि हम देखने वाले हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो हमने हमारे जूनियर क्लासेस में देखा है कि मेटल क्या होता है। मेटल ये होता है कि कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन कितने फोर्सफुली या कितने खुशी से लूज कर पाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखे हैं, हम पढ़ते हैं कि सोडियम मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, कैल्शियम मेटल होता है। हम इनसे क्यों मेटल कहते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उनका कैटायन फॉर्म होता है, राइट। तो अभी ये कैटायन फॉर्म होने के बाद में इसका जो भी आयनाइजेशन एनर्जी से इफेक्ट होने वाला है ये हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ये एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो मेटल हुआ, दैट सेट। तो अभी ये जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो ये जो एबिलिटी है लूज करने की, एबिलिटी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड होती है। अभी आपको ना चीज़ों को रिलेट करते हुए चलना है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी बढ़ेगी मतलब अगर मुझे आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए देना पड़ेगा तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। ये कैसे हुआ, आपको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की आदत। अभी इलेक्ट्रॉन उसे लूज करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए अगर वो इजीली लूज हो जाएगा
तो वो लूज़ करने का कोई मतलब होगा। लेकिन अगर उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत फोर्सफुली अगर उसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो फिर क्या होगा, वो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मतलब उसे हम मेटल थोड़ी कहेंगे। तो मेटल वो होगा कि जो इजीली लूज़ कर देगा। अगर उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, दैट इज़ वी कैन नॉट से दैट कि दिस इज़ अ मेटल, फिर वो नॉन मेटल या फिर मेटालॉइड में चला जाएगा। तो हमने ऐसे देखा है कि देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज अगर नहीं हुआ, उसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर कम हो गया। अभी जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट मतलब हम जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमने देखा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, साइज छोटा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ये बढ़ जाती है, राइट। अभी ये आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने के वजह से क्या होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आखिरी आखिरी में गैसेस शुरू हो जाते हैं। जो भी हम फ्लोरीन क्लोरीन ये देखते हैं, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। इसके पहले जो आता है वो मेटालाइट फॉर्म में आता है। 13, 14, 15 ग्रुप के जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। तो ये सभी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये सभी नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो मेटल और नॉन मेटल, अभी आपको समझ में आया होगा कि पीरियोडिक टेबल को कितने मस्त फ्रेम किया है। मतलब इसका जो एक ट्रेंड हमने कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि ये हर एक एलिमेंट एक ट्रेंड फॉलो करता है, उसका अपना अपना एक नेचर होता है। तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हमने लेफ्ट से शुरू किया, मेटल मेटल मेटल, उसका मेटालिक कैरेक्टर कम 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 होता गया और आखिरी में सभी मेटालॉइड से होते हुए नॉन मेटल पर पहुँच गए। अभी ये नॉन मेटल पर पहुँचते पहुँचते हमने ये भी देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ती गई, इसलिए ये इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता गया। अभी साथ साथ में आप नॉन मेटालिक का भी लिखते चलो कि मेटालिक कैरेक्टर कम हुआ, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता गया। अभी इस पर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊँ तो जो अल्कली मेटल्स, जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये कौन से ग्रुप में होते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होता है इसे हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। मेटल्स मतलब टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मेटालिक कैरेक्टर के हैं, इसलिए हमें इन्हें इसलिए हम इसे मेटल कह सकते हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता गया और फिर हैलोजन फैमिली के जो ग्रुप आए, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स जो आए, इन्हें हम नॉन मेटल कहेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ कहेंगे, मतलब हम इन्हें गैसियस फॉर्म में भी कह सकते हैं। ये किन से होते हुए जाते हैं, तो बीच में जो मेटालॉइड्स आते हैं ये मेटालॉइड्स को होते हुए जाते हैं और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज हो जाता है। मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों अपोजिट कैरेक्टर है। अगर मैंने आपको कहा कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक कैरेक्टर जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है ये अपोजिटली इस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो अपोजिटली वर्क करेगी। मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ाने से मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, तो सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ाने से हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। सभी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। अभी ये हमने पीरियड में देख लिया। अभी हम थोड़ा डाउन द ग्रुप की बात कर ले, तो ग्रुप में क्या होता है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमें जो निकालना है वो इजी हो जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन निकालना अगर इजी हो गया तो ये कौन से ग्रुप में फॉलो करता है, ये कौन सा ग्रुप फॉलो करता है, मेटल का ग्रुप। मतलब नीचे नीचे हम जैसे जाएंगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। तो आई होप कि आपको ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ में कैसे फॉलो करता है ये आपको समझ आ गया होगा। आफ्टर दैट लेट्स कम टूवर्ड अवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। अभी ये रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी और रिलेटिव रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, पहले तो आप ये समझ लो। अभी
किसी भी चीज़ को हम किसी दूसरे चीज़ से रिलेट करें तब उसे रिलेटिव वर्ड लगाता है। जैसे आपने सुना होगा रिलेटिव इंटेंसिटी, और बहुत सी चीज़ें केमिस्ट्री में आती है जिसको हम रिलेट करके पढ़ते हैं, उसे रिलेटिव ऐसा प्रीफिक्स लगाते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी है ना, आपको रिएक्टिविटी तो समझ में आ गई होगी कि वो कितने फोर्सफुली रिएक्ट करता है, कितने इजीली रिएक्ट करता है, तब हम उसे रिएक्टिविटी कहेंगे। लेकिन अभी ये जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है, ये किसी दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में वो कितना रिएक्टिव है, ऐसा हमें एलिमेंट्स का स्टडी करना है। अभी देखो, जैसे हम पहले एक स्टेटमेंट देंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होगा। अभी आप एक बात समझो कि अगर मैंने एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से वो किसी और एलिमेंट के साथ जाके बॉन्ड बनाना चाहेगा। जब उसे कम एनर्जी में अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, सो इट कैन रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट ऑब्वियसली। तो अगर वो किसी और एलिमेंट से तब रिएक्ट करेगा जब मैं उसको कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तभी वो उससे रिएक्ट करेगा। मतलब अगर उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़े, है ना, अगर उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़े तो वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा? वो स्टेबल रहना नहीं चाहेगा जिस स्टेट में है उस स्टेट में। फिर अगर उसको इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना तो फिर वो रिएक्ट कैसे करेगा? अभी आप थोड़ा चीज़ों को ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोज़मरोज़ का आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर कोई लड़की है या कोई भी वॉटेवर कोई एक पर्सन है, लड़की लड़का जो भी, उसको अगर थोड़ा सा डांटा, इतना सा डांटा, तो वो बहुत ज़्यादा घर सर पे उठा लेती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है ना। मतलब अगर मैंने थोड़ी सी एनर्जी भी दी तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। मतलब अगर उसको कम आयनाइजेशन एनर्जी दी गई तो भी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये मैंने आपको अभी जो बताया उसका टोटली एक्सप्लेन करके बताया। मैंने क्या बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो लेस रिएक्टिव होगा, है ना। और मैंने जो अभी आपको ये पर्सन का एग्जाम्पल दिया, इसमें ऐसा बताया। लेट्स सी, हमने क्या देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा, है ना। और आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो मोर रिएक्टिव होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा डांटने के बाद भी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में निकल रहा है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो अभी देखो कि जैसे हम अल्कली मेटल्स का एग्जाम्पल ले या अल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जाम्पल लें, है ना। तो इसमें क्या होता है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी लगती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी हमें देना नहीं पड़ता है। तो इन्हें ही हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कह सकते हैं। पीरियड्स में जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे हम ग्रुप्स में आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होता है हमें पता है। अभी तो आपको लर्न हो गया होगा कि नीचे ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी हमें कम देनी पड़ती है, मतलब ये जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो ग्रुप्स में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, है ना। वही एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे कि थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला तो वो ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी एनर्जी में वो ज़्यादा रिएक्टिविटी दे देगा। आई होप कि आपको ये सेकंड पॉइंट समझ आया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है आज का, कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि हम ये समझेंगे कि पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसा समझ के चलो, आपने 12th में वगैरह भी पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में भी ये पॉइंट आता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये हर बार, मतलब देखो ना, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों में ये जो 2 पॉइंट्स है, 2 कॉन्सेप्ट्स है, इनका घड़ी घड़ी उल्लेख आता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, तो सिंपल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। अभी आपको खटाक से लाइट लगना चाहिए कि मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था मेटल में, उसमें भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था।
तो हाँ, ये ऑक्सीडेशन, मेटालिक कैरेक्टर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सभी चीज़ें देखो आप इंटर रिलेट अभी धीरे धीरे कर पाओगे। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपोजिटली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। अगर आपको इसमें लर्न करने में कन्फ्यूजन है तो आप GR, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। आपने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का नाम सुना होगा ना, तो बस उसी प्रकार से GR, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। तो इसका अपोजिट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी आप एक चीज़ समझो, अभी ना थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से सुनना इस बात को, कि अगर किसी पर्सन नहीं, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अभी ये लूज हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ये कोई तो भी लेगा, मतलब कोई तो भी इलेक्ट्रॉन, ये लूज्ड इलेक्ट्रॉन कोई तो भी गेन करेगा, है ना। तो अगर एक गेन हुआ है तो ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है, इसको अगर मैंने एलिमेंट नंबर 1 बोला, एलिमेंट नंबर 1 ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एलिमेंट नंबर 2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो एलिमेंट नंबर 1 का हुआ ऑक्सीडेशन, एलिमेंट नंबर 2 का हुआ रिडक्शन। अभी ये जो एलिमेंट नंबर 1 है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से एलिमेंट नंबर 2 का रिडक्शन करवाया, है ना। तो ये रिडक्शन करवाया सो दैट इसको मैं कह सकती हूँ कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। किसको? फर्स्ट एलिमेंट को मैं कह सकती हूँ कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट का क्या काम क्या होता है कि वो कुछ करवाता है। आपने बहुत से एजेंट्स के नाम सुने होंगे, इसका एजेंट, उसका एजेंट, LIC एजेंट। तो ये जो एजेंट्स है, ये एजेंट्स कुछ करवाते हैं, जो उनका काम है वो सामने वाले को वो चीज़ करवाते हैं, उसको एजेंट कहते हैं। कमीशन एजेंट बहुत बार आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो है ना, ये खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा, लेकिन सामने वाले का वो क्या करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा, इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और अपोजिटली अगर एलिमेंट नंबर 1 का रिडक्शन हो रहा है, एलिमेंट नंबर 1 के पीछे अपने एलिमेंट नंबर 2 देखा था ना, एलिमेंट नंबर 2 का रिडक्शन हुआ है और एलिमेंट नंबर 1 का ऑक्सीडेशन हुआ है, यही एग्जाम्पल था हमारा। तो इसको हमने बोला था कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये है ना, आप अपने बुक में लिखकर 2 बार उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से देखो, 2-3 बार, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। अक्सर बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर है ना, इसमें इसका बहुत मज़ा आता है, मतलब उसमें हाफ सेल रिएक्शन, ये वो कुछ चीज़ें होती है ऐसी, वो निकालना पड़ता है। उसमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ना। तो ये आपको एकदम टिप्स पर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ना। तो ये हो गई एक बात। अभी हमने ये भी देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द पॉइंट कि आयनाइजेशन एनर्जी से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या रिलेशन है। तो फिर से थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर आप याद करो। मैंने क्या बोला था? आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा। अभी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करता है मतलब क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है मतलब जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, सामने वाले को रिड्यूस करने की पावर ज़्यादा होती है क्योंकि उसने खुद का ऑक्सीडेशन किया है। अगर उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है तो अभी हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी, आप फिर से एक अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल का एग्जाम्पल दिमाग में रखो। आयनाइजेशन एनर्जी कम है सो दैट इसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मेटालिक कैरेक्टर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन पावर, ऑक्सीडेशन खुद का ज़्यादा हो रहा है मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, दूसरे को वो रिड्यूस कर देगा। As ionization energy decreases,
its reducing power increases. So we said that alkali metals and alkaline earth metals are very strong reducing agent. और इसका अपोजिट अगर हैलोजन हमने लिया तो हैलोजन इज with high ionization energy, and due to its high ionization energy it is not able to lose electron. वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, खुद का रिडक्शन कर सकता है, वो सामने वाले से लेना प्रीफर करेगा. सामने वाला अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि सामने वाले का इसके इलेक्ट्रॉन लेने के वजह से ऑक्सीडेशन हुआ. इंटर रिलेटेड है. आप जस्ट 2 बार अपने बुक में लिख कर इसे थोड़ा सा समझने का ट्राई करो. ये बहुत इजी है. बस इतना ध्यान में रखो कि ऑक्सीडेशन हुआ मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर एलिमेंट का रिडक्शन हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अपोजिट चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है. ठीक है, अभी लास्ट जो है 4th आई थिंक, ये है हमारा एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर. तो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर को अगर आपको समझना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा फिर से एसिड और बेस क्या होता है. तो लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है. पहले तो देखो ये समझ लो कि अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और ऐसे बहुत से लोग हैं, साइंटिस्ट है. इन लोगों ने, लोग नहीं बोल सकते, साइंटिस्ट है वो, रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए. तो इन्होंने एसिड बेस की बहुत सारी थ्योरीज हमें दी थी, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपने सिलेबस में. तो आप बस इतना ध्यान में रखो कि अरेनियस ने क्या बोला था कि कोई स्पीशीज़ जो है वो उसने H+ अगर लिबरेट कर दिया, H+ आयन अगर बाहर दे दिया एक्वियस सॉल्यूशन में, मतलब अगर कोई एक्वियस सॉल्यूशन है उसमें से H+ बाहर निकल रहा है तो वो एसिड है, OH- निकल रहा है तो वो बेस है. और दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि लेविस ने जो बताया था उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. तो एक्सेप्टर जो था वो एसिड था और डोनर जो था वो बेस था. आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, A फॉर एक्सेप्टर और A फॉर एसिड, है ना. तो अभी फिर से इसका आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है. तो देखो बेसिक कैरेक्टर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो बेस होता है. हमने देखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटालिक कैरेक्टर, फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर है, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम में वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना. तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम लग रही है तो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस. हमने उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था, मेटालिक कैरेक्टर देखा था, और फिर से वही चीज़, अभी उसका नाम बेस है ना. तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो है ना मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, मतलब हमने ये देखा है हमारे जूनियर क्लासेस में बहुत बार, NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गए, मेटल के हाइड्रोक्साइड हो गए, है ना. तो ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक नेचर के होते हैं. ऐसे ही मेटल के कुछ कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं ये भी एसिडिक नेचर के हैं. तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में SHAB प्रिंसिपल और एसिड बेस की बहुत सारी डिटेल चीज़ें सीखनी है. आपको बस अभी इतना ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा. अभी आप खुद सोचो कि एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब रिडक्शन के जैसा. अभी रिडक्शन और एसिड, इसमें कोई रिलेशन हम लगा नहीं सकते. मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि वहाँ पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है. तो अभी आप सोचो कि एसिडिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी कम करने से या बढ़ाने से कैसे होगा. आप मुझे इसका आंसर बताओ. हम हमारी क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं. अगले क्लास में हम मिलेंगे, नया टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एफिनिटी एनर्जी इसके साथ. थैंक यू.